डियर स्टूडेंट, वेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडक्शन मोटर का स्पेशल टाइप के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्शन मोटर का एक टाइप ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। कौन सा टाइप बताइए? हम लोग पढ़े थे क्या? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे बताइए? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। इस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस स्टार्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, जो कि ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं। अगर जो लोग आदमी इस लेक्चर को नहीं देख पाए हैं, जा करके बैक में देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आज के क्लास में जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको देखिएगा, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग क्या बताने जा रहे हैं? दूसरा टाइप का, जिसका नाम है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। दूसरा टाइप का है जिसका नाम है क्या? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का बात करते हैं, यानी कि इंडक्शन मोटर होगा, इसका स्टार्ट में क्या यूज करेंगे बताइए? कैपेसिटर के द्वारा हम लोग मैकेनिकल फोर्स को पैदा करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। आज के क्लास में क्या है सर? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। चलिए देखिए, हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का बात करते हैं। इस इंडक्शन मोटर में देखिए क्या है, जस्ट सिमिलर टू द स्प्लिट फेज ही है। केवल हम लोग केवल हाई रेजिस्टिव जो था आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग, उसके जगह पर हम लोग क्या लेंगे बताइए? कैपेसिटेंस को भी लगाएंगे। यानी कि इस मोटर में क्या होता है? इन दिस इंडक्शन मोटर ऑल्सो हैव टू वाइंडिंग। इसमें ऑल्सो आपका दो वाइंडिंग होगा। कौन कौन सा दो वाइंडिंग होगा? मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑल्सो हैव टू वाइंडिंग कॉल्ड एज मेन वाइंडिंग एंड क्या बताइए? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, यानी कि इसमें आपका भी दो वाइंडिंग होगा। एक वाइंडिंग का नाम होगा क्या? मेन वाइंडिंग। दूसरा वाइंडिंग का नाम क्या होगा बताइए? ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। अब देखिए, हमारा ध्यान दीजिए कि मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगा एज शोन इन फिगर बिलो। एज शोन बिलो किस तरीके से है? से देखो, सबसे पहले हम लोग रोटर का सर्किट का बना दिए। ये मान लो कि आपका रोटर है, रोटर में आपका वाइंडिंग है सब। ये सब क्या है सर बताइए? रोटर वाइंडिंग। ये सब आपका रोटर वाइंडिंग है, ठीक है। ये जो है आपका रोटर वाइंडिंग है, ये आपका रोटर वाइंडिंग है। इसके अलावा मान लिया जाए कि आपका मेन वाइंडिंग है। ये क्या बताइए? मेन वाइंडिंग। ये मेन वाइंडिंग है। यहाँ पर एक स्विच है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और एक क्या लगा दिए हम लोग? कैपेसिटर लगा दिए हैं। और यहाँ पर जो एक्सएम था वो है ही। अब देखो, ध्यान दो, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसमें सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे। क्या देंगे बताओ छोटू? सिंगल फेज एसी सप्लाई। यहाँ पर हम लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे। ये जो वाइंडिंग आप देख रहे हैं, ये वाली वाइंडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? ये जो है आपका मेन वाइंडिंग है। दिस इज द मेन वाइंडिंग। ये मेन वाइंडिंग है। और ये वाइंडिंग जो है ये वाइंडिंग पूरा हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला वाइंडिंग हो गया। इस वाइंडिंग को हम लोग क्या नाम देंगे बताइए? ये जो है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग। दिस वाइंडिंग इज कॉल्ड एज द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये जो है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी नाम से आप क्या समझते हैं? ऑक्सिलरी मतलब होता है आपका सहायक। तो ये जो वाइंडिंग है आपका सहायक वाइंडिंग है। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो कनेक्टेड होगा ओनली ड्यूरिंग द, कहाँ पर कनेक्टेड होगा बताइए? स्टार्टिंग के दौरान ही कनेक्टेड होगा, जबकि रनिंग के दौरान कनेक्टेड नहीं होगा। और ये जो है ऊपर में जो देख रहे हैं, ये स्विच है। इस स्विच का स्पेशल नाम है हमको सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच। दिस स्विच इज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल स्विच। यहाँ तक बात समझ में आया? ये सिंगल फेज एसी सप्लाई है, और इसमें क्या है बताइए? मेन वाइंडिंग है। ये वाले वाइंडिंग क्या है बताइए? ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए, हमारा ये जो है रोटर सर्किट है। ये जो है आपका रोटर सर्किट है। अब इसके पहले वाला हम बात करें स्प्लिट फेज, और इसमें केवल इस कैपेसिटर का अंतर है सर, केवल इस कैपेसिटर का अंतर है। यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू मान लीजिए कि C है। ये क्या है बताइए? XA है ऑक्सिलरी वाइंडिंग का। XM मतलब क्या? मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस है। XM मतलब क्या है बताइए? मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस है। मेन वाइंडिंग तो हाईली इंडक्टिव होगा ही होगा, लेकिन ये हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर के कारण क्या हो जाएगा? ये इंडक्टिव नेचर का बन जाएगा, कैपेसिटिव नेचर का बन जाएगा। इसमें जो होता है मेन वाइंडिंग, द मेन वाइंडिंग आर
आर कैसा होगा सर, हाईली इंडक्टिव। ये हाईली इंडक्टिव तो होगा ही होगा, बट ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होगा से बताइए, ऑक्सिलरी वाइंडिंग बिकम्स इंडक्टिव, सॉरी कैपेसिटिव। किसके कारण कैपेसिटिव हो जाएगा, ड्यू टू द कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के कारण क्या हो जाएगा बताइए, कैपेसिटिव नेचर का हो जाएगा। और यहाँ जो कैपेसिटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज करते हैं। कैसा यूज करते हैं बताइए, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। द कैपेसिटर यूज्ड इन दिस मोटर। कौन सा कैपेसिटर पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, किस मोटर में हम लोग कौन सा आप लोग को कैपेसिटर को यूज करते हैं। द कैपेसिटर यूज्ड इन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज कैसा, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप। कैसा कैपेसिटर होगा बताइए, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए, यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे बताइए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में। यहाँ तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। जब कोई दिक्कत नहीं तो आगे हम लोग ध्यान देते हैं। द कैपेसिटर यूज्ड इन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए हमारा ध्यान दीजिए, अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे पावर फैक्टर का। आखिर इस कैपेसिटर का फ़ायदा क्या होगा, और एक चीज़ और बात करेंगे, ये जो कैपेसिटर कनेक्टेड होता है ओनली ड्यूरिंग स्टार्टिंग, और इसके कारण क्या होगा बताइए, टॉर्क पैदा होगा। कैसे टॉर्क पैदा होगा देखिए, ध्यान दीजिए। ये हम बात कर रहे हैं फेजर डायग्राम का बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम से आपको बहुत सारा क्लियर होगा। एक हम लोग बात कर रहे हैं फेजर डायग्राम का बात करते हैं। तो फेजर डायग्राम में हम दो फेजर डायग्राम बना रहे हैं, एक जस्ट इसके पहले वाला, और आज के केस में हम लोग बात करेंगे इसका वाला। दोनों का हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दोनों को हम कुछ कंपेरिजन करेंगे कि स्प्लिट फेज या रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़िया है या फिर कैपेसिटर स्टार्ट ज़्यादा बढ़िया है। तो कैसे कंपेयर होगा, हम फेजर डायग्राम बना करके कंपेयर कर रहे हैं। तो फेजर डायग्राम हम बात कर रहे हैं, एक हम लोग बात करें किसका, स्प्लिट फेज का, जो कि ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। और एक हम लोग बात करें किसका, कैपेसिटर स्टार्ट का। ये दोनों का हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। कैपेसिटर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का और क्या, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का। ये दोनों का हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो दोनों के फेजर डायग्राम में देखिए क्या अंतर होगा, बेसिक डिफरेंसेस क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों में देखिए हमारा, अगर हम स्प्लिट फेज में बात करेंगे तो यहाँ पर एक कैपेसिटर नहीं था, ये हाईली क्या था बताइए, रेजिस्टिव था। तो स्प्लिट फेज का हम फेजर डायग्राम, ये पैरेलल सर्किट है, पैरेलल में वोल्टेज आपका रिफरेंस होता है, ये वोल्टेज आपका रिफरेंस ले लिए थे, क्लियर। नेक्स्ट, ये वाला वाइंडिंग जो था से हाईली क्या था, इंडक्टिव था। ये वाला वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव, मतलब 45 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। ये जो होगा से क्या होगा बताइए, IM होगा। कौन सा वाइंडिंग, ये टोटल करंट इसमें क्या जा रहा था, I, इसमें क्या था IM, इसमें क्या था बताइए IA मतलब क्या, ऑक्सिलरी से जा रहा था, ठीक है। हम जस्ट पहले वाला का बात कर रहे हैं स्प्लिट फेज का, जो कि कैपेसिटर शामिल नहीं था। इसके अलावा हम लोग बात किए थे सर, ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो करंट था, ये जस्ट इससे हमारा इस तरीके से था, ये जो था IA था। क्यों, क्योंकि हाईली रेजिस्टिव नेचर का था, तो वोल्टेज करंट के बीच थोड़ा बहुत तो इंडक्टिव था, तो थोड़ा बहुत लैग करेगा। ये जो था ऐसा था, ये दोनों के बीच जो एंगल था अल्फ़ा, ये दोनों के बीच एंगल था अल्फ़ा। और हम लोग ये जाने थे टॉर्क जो था, टॉर्क इक्वल टू टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था, साइन अल्फ़ा। और यहाँ अल्फ़ा का मान जो था, यहाँ पर अल्फ़ा का मान लगभग कितना डिग्री था, 30 डिग्री था, ऐसा बात की। अब देखो हमारा ध्यान दो, अगर इसका ये दोनों का रिजल्टेंट हम बात करेंगे, रिजल्टेंट देखो बात करेंगे तो क्या होगा। वेक्टर को हम लोग जानते हैं कि पैरेलल शिफ्ट करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पर इसका सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो हमारा, इस वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, देखो पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, देखो करते हैं पैरेलल शिफ्ट। देखो ये हम पैरेलल शिफ्ट कर दिए, इसको भी हम पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, इसको भी पैरेलल शिफ्ट कर दिए। ये जो हो गया से क्या होगा बताइए, IM ऐसे शिफ्ट कर दिए। ये दोनों का रिजल्टेंट होगा क्या होगा बताइए, I होगा। इसके बीच एंगल जो होगा मान लीजिए फाई होगा। स्प्लिट फेज के लिए फाई SP बात करते हैं। अब देखो दो चीज़ बात करते हैं। सबसे पहले हम टॉर्क का बात करते हैं।
अगर हम टॉर्क बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, साइन अल्फ़ा। और यहाँ जो हम इस केस में अल्फ़ा का मान बात किए थे, यहाँ पर हम अल्फ़ा का मान बात किए थे, अल्फ़ा बराबर कितना डिग्री था, 30 डिग्री था। ऐसा समझ में आया। और यहाँ देखिए पावर फैक्टर का बात करते हैं, पावर फैक्टर का बात करते हैं जस्ट पहले वाला केस में। पावर फैक्टर जो होता है से कितना होता है, कॉस फाई एस सी, स्प्लिट फेज एस पी बात किया जाए। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। कॉस फाई पावर फैक्टर कितना होगा, कॉस फाई एस पी। अभी इतना हम बात कर लिए, और इतना बात करके हम इसका भी बात कर रहे हैं, किसका बताइए, कैपेसिटर स्टार्ट का। फिर दोनों का क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन बढ़िया है, हुई द बेस्ट वन। क्लियर। तो चलो हम लोग ध्यान देते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का बात करते हैं। चलो ध्यान दो। अब हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। इसका फेजर डायग्राम में हम रेफरेंस किसको लेंगे सर बताइए, वोल्टेज को ही रेफरेंस लेंगे। मान लीजिए कि वोल्टेज को हम लोग क्या रेफरेंस ले लिए, इसमें भी वोल्टेज को ही रेफरेंस लिए थे। रेफरेंस हम किसको लेते हैं, जो चीज़ हमारा सेम होता है, सेम क्वांटिटी को हम लोग क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं। पैरेलल में हमारा क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के पास क्या होता है बताइए, हमारा ऐसा होता है। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा ए वाला वाइंडिंग जैसा था वैसा ही है। आई एम कैसा था, जैसा था वैसा ही है। आई एम जितना डिग्री का एंगल बना रहा था उतना डिग्री का एंगल अभी भी बना रहा है, आई एम। ठीक है। जबकि आई ए जो है इस केस में, इस कैपेसिटर के कारण ये रेजिस्टिव थोड़ा सा लैगिंग था, लेकिन कैपेसिटर के कारण क्या हो जाएगा, लीडिंग नेचर का हो जाएगा। लीडिंग नेचर का हो जाएगा कहने का मतलब है कि ये जो होगा आई ए जो हो जाएगा सर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। ये आपका आई ए हो जाएगा, बात समझे, इस तरीके से होगा। ये आई ए हो जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा, लगभग आई ए इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, आई एम क्या बताइए, मेन वाइंडिंग है। और ये दोनों के बीच एंगल अल्फ़ा होगा। ये दोनों के बीच एंगल क्या होगा सर बताइए, अल्फ़ा होगा। और इस अल्फ़ा का मान जो यहाँ पर लगभग जो होता है, इस कैपेसिटर के कारण कितना डिग्री होता है बताइए, 90 डिग्री हो जाता है लगभग। ये हमारा लगभग जो होता है से 90 डिग्री हो जाता है। टॉर्क जो होगा, टॉर्क यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, साइन अल्फ़ा के बराबर होगा। अल्फ़ा बराबर यहाँ लगभग जो होता है से कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, लगभग 90 डिग्री। 90 डिग्री हो सकता है 86 डिग्री हो, 88 डिग्री हो, लगभग कितना होता है 90 डिग्री। अब देखिए हमारा ये हमारा इसका रिजल्टेंट बात करते हैं। रिजल्टेंट बात करेंगे तो हम लोग वेक्टर हैं, और वेक्टर का रिजल्टेंट बात करते हैं तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पर इसका सेहत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलो हम लोग इसको भी पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं। देखो अगर हम इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ऐसा वेक्टर आएगा, इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ऐसा वेक्टर आएगा। ये दोनों वेक्टर, ये मान लीजिए कि आई ए है, ये वाली क्या बताइए, आई एम है, शिफ्ट कर दिए। और ये सब का पैरेललोग्राम हो गया। रिजल्टेंट बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जैसे इसमें आई हो गया था। अब इसके बीच मान लीजिए एंगल क्या है, फाई। मान लीजिए कि कैपेसिटर स्टार्ट है, सी एस बात कर दिए। तो यहाँ पर पावर फैक्टर जो होगा, पावर फैक्टर यहाँ पर होगा, पावर फैक्टर बता दो क्या होगा, कॉस फाई एस, कैपेसिटर स्टार्ट एस सी मान लिया जाए। अब हमको बात कीजिए, अब हमारा बात कीजिए, दोनों से कंपेयर कर रहे हैं, दोनों से कंपेयर कर रहे हैं। देखो एक है हमारा क्या, फाई सी एस है, एक क्या है, लेस है। किसके तुलना में लेस है, फाई एस पी के तुलना में लेस। ऐसा हम लोग कंडीशन आ रहा है, दोनों फेजर डायग्राम को कंपेयर करके बात कर रहे हैं। अगर ऐसा आ रहा यानी कि ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल क्या है, छोटा है। अब हमें बताइए, आप हमें क्या बताइए, क्वेश्चन का हमारा जवाब दीजिए। कॉस का जो वैल्यू होता है, कॉस का वैल्यू जो होता है एंगल को बढ़ने से क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, घटता है। कम एंगल होगा तो क्या होगा बताइए, ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। सिंस हम बात कर रहे हैं, सिंस फाई कैपेसिटर स्टार्ट इज लेस देन क्या है, फाई फेज एंगल ऑफ किसका, स्प्लिट फेज। चूँकि ऐसा है, ऐसा होगा तो आप ही बता दीजिए कि कॉस में क्या रिलेशन होगा। कॉस फाई सी एस ये ग्रेटर हो जाएगा कितना, कॉस फाई एस पी स्प्लिट फेज हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये हमारा देखिए ध्यान दीजिए, ऐसा हमारा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए हमारा यानी कि पावर फैक्टर कैपेसिटर स्टार्ट का क्या होगा बताइए, ज़्यादा अच्छा होगा किसके तुलना में, स्प्लिट फेज का। यानी कि यहाँ से हमको दो एडवांटेज आया। इस कैपेसिटर को ऐड करने का क्या फ़ायदा हुआ, इस कैपेसिटर का ऐड करने का फ़ायदा ये हुआ, ये देखिए यहाँ अल्फ़ा 30 डिग्री है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। और यहाँ साइन 90 है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1। यानी कि 1/2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 1 बड़ा है। और कितना बड़ा है, दुगना बड़ा है। यानी कि बोल सकते हैं कि स्प्लिट फेज की तुलना में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के पास आपका टॉर्क जो होगा उससे क्या होगा बताइए, दुगना हो जाएगा। स्टार्टिंग में टॉर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा तो इजीली मूव करेगा। बताइए, ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हैं।
तो यानी कि इसके तुलना में इसका टॉर्क क्या हो जाएगा बताइए, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा बताइए, अच्छा होगा। अच्छा होगा, पहला एडवांटेज हुआ। पहला एडवांटेज क्या हुआ कि स्टार्टिंग में टॉर्क स्प्लिट फेज के तुलना में कैपेसिटर स्टार्ट का क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। दूसरा देखिए हमारा पावर फैक्टर का भी बात करते हैं। पावर फैक्टर इसके तुलना में इसका क्या होगा बताइए, ज़्यादा हुआ ना। cos फाई सी एस देखिए ज़्यादा है किसके तुलना में, cos स्प्लिट फेज के तुलना में। यानी कि दो एडवांटेज हो रहा है। क्या क्या दो एडवांटेज हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहला एडवांटेज ये हो रहा है कि स्टार्टिंग में टॉर्क ज़्यादा हो जा रहा है। दूसरा एडवांटेज क्या हो रहा है बताइए, दूसरा एडवांटेज हमारा ये हो रहा है कि यहाँ पर पावर फैक्टर क्या हो रहा है, इंप्रूव कर जा रहा है। किसका इंप्रूव कर जा रहा है बताइए, तो कैपेसिटर स्टार्ट का। किसके तुलना में इंप्रूव कर जा रहा है, तो स्प्लिट फेज के तुलना में। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए वोल्टेज करंट के बीच रिजल्टेंट एंगल क्या है, कम है। कॉस का मान एंगल को घटने से कॉस का मान बढ़ता है। जैसे कॉस 0 1 होता है और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 90 पर जाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। कॉस 90 0 होता है। यानी कि कम वैल्यू में एंगल रहेगा तो कॉस का मान ज़्यादा होगा, ज़्यादा वैल्यू में कॉस का मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ तक बात समझे। ये दो एडवांटेज हुआ। किसके तुलना में एडवांटेज हुआ सर, तो स्प्लिट फेज के तुलना में हुआ। यहाँ तक आप अच्छे से नोट कीजिए। तो हम आगे का बात करते हैं। जस्ट देखिए हमारा इसका एडवांटेज पहले हम लोग लिख लेते हैं। दो एडवांटेज हुआ। इस कैपेसिटर का मेन पर्पस क्या है, टू स्टार्ट द मोटर। मोटर को स्टार्ट करने के लिए, क्यों, और स्टार्ट द मोटर के साथ साथ ऑल्सो इम्प्रूव द पावर फैक्टर। ठीक है, इसका मेन मकसद ये हुआ। यानी कि द मेन पर्पस ऑफ कैपेसिटर का मेन पर्पस क्या है, कैपेसिटर इज टू स्टार्ट द इंडक्शन मोटर। एक तो इंडक्शन मोटर का स्टार्ट करने का काम होता है, साथ ही साथ दूसरा जो होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है। एंड ऑल्सो यूज टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। और ऐसा हम लोग देखें कि स्टार्टिंग टॉर्क स्प्लिट फेज के तुलना में इसका क्या हो जाता है, दुगना। यहाँ 30 डिग्री था, यहाँ कितना डिग्री था, 90 डिग्री। सिंस एंगल बिटवीन किसके बीच बताइए, IM एंड IA इज अप्रोक्सीमेटली कितना, अल्फा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होगा। यानी कि बोल सकते हैं कि IA और IB के बीच में अप्रोक्सीमेटली जो है कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। जब आपका अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होगा, इसका क्या मतलब होगा बताइए, कि इसके तुलना में स्प्लिट फेज के तुलना में इसका टॉर्क क्या होगा, ज़्यादा होगा। एज ए रिजल्ट स्टार्टिंग टॉर्क क्या हुआ, रिजल्ट। एज ए रिजल्ट स्टार्टिंग टॉर्क इज कितना होगा बताइए, ट्वाइस व्हेन कंपेयर टू किसके तुलना में सर बताइए, स्प्लिट फेज व्हेन कंपेयर टू स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर व्हेन कंपेयर टू स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज के तुलना में इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, ज़्यादा होगा। साथ ही साथ पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किसका पावर फैक्टर ज़्यादा होगा, स्प्लिट फेज का ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस स्टार्ट का ज़्यादा होगा, या फिर इसका ज़्यादा होगा। तो बताइए, कैपेसिटर स्टार्ट का ज़्यादा होगा। इस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं। अब हम इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले एक बात और समझना है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, कब तक काम करता है, जब तक कि, क्यों, हमारा स्टार्टिंग में टॉर्क नहीं था, इसलिए हम लोग इस वाइंडिंग को लाए थे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करवाए थे। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए कि स्टार्टिंग में जब टॉर्क आ गया, मोटर घूमने लगा, और जब हमारा लगभग 70% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड पहुंच जाएगा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिक एक्शन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग बोलेंगे हमारा विन मोटर
स्पीड रीचेज टू 70% ऑफ, अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट, 70%। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को, जिसको हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग क्यों बोलते हैं उसको बताओ। क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो केवल और केवल स्टार्टिंग के दौरान ही कनेक्टेड रहता है, रनिंग में कनेक्टेड नहीं रहता, इसलिए उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस वाइंडिंग को, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को, ठीक है। जबकि मेन वाइंडिंग को हम लोग रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग बात करेंगे व्हेन मोटर स्पीड, व्हेन स्पीड रीचेज टू, रीचेज मतलब पहुंचना, रीचेज टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना, 70% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, 70% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। अब हमारा 70% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड पहुंचेगा तो फिर क्या होगा बताइए। हम लोग इसको क्या करेंगे, स्पीड देन ऑक्सिलरी वाइंडिंग, देन ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर ऑटोमेटिकली, हम लोग करते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, ऑटोमेटिकली रिले लगा रहता है, रिले बता देता है उतना परसेंट स्पीड पहुंच जाता है। ऑटोमेटिकली डिसकनेक्टेड बाय दी किसके द्वारा बताओ, बाय द सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा उसको क्या करते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा क्या करेंगे, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में जब हम इसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा रिमूव कर दिए तो अच्छा बात है कि ख़राब बात है, बिल्कुल अच्छा बात है सर कि रिमूव हो गया। क्यों रिमूव हो गया, नहीं तो इसमें भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग में, उसके कारण क्या होगा, उसमें लॉस होते रहेगा। तो रिमूव हो गया तो बहुत अच्छा बात है। अब अगला हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अगला बात देखिए, ध्यान दीजिए। अगला हम ये बात करते हैं कि मेन वाइंडिंग जो होता है स्टार्टिंग में भी कनेक्टेड होता है, रनिंग के दौरान भी कनेक्टेड होता है, ठीक है। जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग, जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं, स्टार्टिंग के दौरान ही कनेक्टेड होता है, इसलिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। जबकि मेन वाइंडिंग को हम लोग रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि रनिंग के दौरान होता है। द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज कॉल्ड एज the auxiliary winding is called as starting winding। क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग। बिकॉज, क्यों ऐसा बोलेंगे, बिकॉज दे आर कनेक्टेड only ड्यूरिंग स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के दौरान ही चूँकि कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। जबकि मेन वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। वेयर एज या बट बोलेंगे, बट मेन वाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैसा, रनिंग वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज रनिंग वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग को हम लोग रनिंग वाइंडिंग भी बोलेंगे। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गया सर। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, नोट कीजिए पहले वहाँ तक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का। किसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बात करना है सर, तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का। अब हम लोग बात करते हैं क्या, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इसी का हम लोग टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या, टॉर्क और स्लिप के बीच रिलेशन हम लोग याद करना है। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं कैपेसिटर स्टार्ट का। किसका, ये हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स किसका ज्ञात करना है बताइए, ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का हम लोग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अब देखिए हमारा
एक तरफ हम लोग टॉर्क का बात करते हैं, एक तरफ हम लोग स्लिप का बात करते हैं। ऊपर हम लोग क्या टॉर्क का बात कर रहे हैं। अब देखिए हमारा स्टार्टिंग में क्या था बताइए, रनिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग दोनों क्या था, कनेक्टेड था। मान लिया जाए कि रनिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग दोनों अगर कनेक्टेड था तो इस तरह से आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स आपका हो रहा है। ऐसा हम लोग मान लिए कि जब हमारा रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग यानी मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों कनेक्टेड था, तो ऐसे आपका हो रहा है। यहाँ पर बताइए स्लिप का मान यहाँ पर क्या है बताइए 1 है, यहाँ पर स्लिप का मान क्या है 0 है। और स्लिप का मान 1 है मतलब क्या, रोटर का स्पीड क्या है 0 है, यहाँ का रोटर का स्पीड क्या है बताइए सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है। क्लियर। और हम लोग बात किए ऐसा कि जब आपका दोनों कनेक्टेड है, मेन वाइंडिंग तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों कनेक्टेड है। देखिए हमारा मेन वाइंडिंग तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों कनेक्टेड है, तो आपका इस तरह से आपका स्टार्टिंग में टॉर्क मिला, स्टार्टिंग में आपका टॉर्क मिला, फिर क्या होगा बताइए इस तरीके से आपका होगा। स्टार्टिंग में टॉर्क मिलेगा, फिर क्या होगा बताइए ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका होगा। जो रेड पेन से हम दिखा रहे हैं, इस तरीके से होगा ऐसा। ये जो है से क्या है बताइए, इसमें क्या है बताइए मेन वाइंडिंग भी है, प्लस में क्या है बताइए मेन वाइंडिंग है, प्लस में क्या है बताइए ऑक्सिलरी वाइंडिंग जिसको सहायक वाइंडिंग बोलते हैं। और ग्रीन वाला पेन में क्या है बताइए ओनली क्या है बताइए, यहाँ पर ओनली क्या है बताइए मेन वाइंडिंग। जब ओनली मेन वाइंडिंग होगा तो हम बताए थे कि स्टार्टिंग में टॉर्क नहीं होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम टॉर्क बात करेंगे सर, यहाँ पर अगर हम टॉर्क बात करेंगे, TST का बात करेंगे, यहाँ TST जो होता है इसके पहले वाला को याद कीजिए, वहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क था 1.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क, यानी कि फुल लोड टॉर्क का कितना गुना था 1.5, लेकिन उसके तुलना में यहाँ पर क्या हो गया बढ़ गया। कितना बढ़ गया बताइए दुगना हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा बताइए फुल लोड टॉर्क का 3 ऑफ फुल लोड टॉर्क होगा, जबकि ये जो होता है इससे कितना होता है बताइए 4 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क होता है। ये जो होता है आपका 4 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क होता है। कौन सा मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क जो होता है टी मैक्स कितना होता है बताइए, टी मैक्स जो होता है टी मैक्स ये 4 टाइम्स ऑफ क्या आता है TFL। टी मैक्स जो होता है इसे कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ TFL होगा। ये टी मैक्स जो होगा 4 टाइम्स ऑफ TFL होगा। अब देखिए स्टार्टिंग में हमारा क्या है बताइए, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग दोनों कनेक्टेड है। ये देखो हम दोनों को ब्लैक पेन से ले रहे हैं, स्टार्टिंग में दोनों कनेक्टेड है, लेकिन लगभग 70% ऑफ NS हो गया। कितना है बताइए NR बराबर लगभग 0.7 टाइम्स ऑफ NS। तो फिर क्या होगा, ये वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो गया, फिर केवल क्या बचा बताइए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्पीड का फ्लक्चुएशन आ रहा है, यहाँ पर देखिए स्पीड का फ्लक्चुएशन आ रहा है, यानी कि ये वाला नहीं है, यहाँ पर पहले ये वाला नहीं है, यानी कि जो रिजल्टेंट टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वाला है, यानी कि ये जो है से मेन रिजल्टेंट, ये क्या बताइए रिजल्टेंट टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ये जो है डॉटेड लाइन केवल और केवल आपको हम समझाने के लिए बनाए हैं कि ऐसा आपका समझ में आए कि यहाँ तक क्या है बताइए कि केवल और केवल मेन वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों है, लेकिन इसके बाद क्या स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या हो गया डिस्कनेक्ट हो गया, तो केवल क्या बचा मेन वाइंडिंग बचा, यानी कि ये वाला ग्राफ आपका नहीं हो करके ऐसे थोड़ा सा क्या होगा बेंड होगा। यहाँ तक समझ गए टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स इसका समझ गए, इसका कभी कभी एप्लीकेशन भी पूछता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन किसका, हमारा एप्लीकेशन सर तो हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का इसका एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है बताइए, आपका रेफ्रिजरेटर में हो सकता है, रेफ्रिजरेटर में हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में हो सकता है, या पंपिंग सिंपल बोल सकते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल पंप बोले, या फिर सिंपल और कोई पंपिंग में भी हो सकता है, और पंपिंग एप्लीकेशन में हो सकता है, ठीक है। पंपिंग एप्लीकेशन हो सकता है। और कहाँ कहाँ हो सकता है बताइए, कंप्रेसर में हो सकता है। और कहाँ कहाँ हो सकता है, कंप्रेसर में हो सकता है एक्सेट्रा। ये सब में इसका क्या हो सकता है बताइए एप्लीकेशन हो सकता है। किसका, तो सर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का।
तो यहाँ तक समझ गए बात को। तो ये रहा हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अगले क्लास में हम लोग दूसरे मोटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर भी करें। और इस कोर्स मेरा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप पर अवेलेबल है, फुल HD वीडियो के साथ। कोई भी वीडियो मिसिंग नहीं है वहाँ पर, सारा क्लास नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर ऑल अवेलेबल है। ऑल 5th सेम इलेक्ट्रिकल के लिए, JEE बैच के लिए, 3rd सेम इलेक्ट्रिकल के लिए, सभी बैच के लिए है अवेलेबल। तो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को आप जरूर से जरूर डाउनलोड करें। कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा? गूगल प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी को। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 7050403084 पर, इस पर जरूर कॉल कर ले कोई भी दिक्कत हो। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।